morning class. So I think you are knowing about the fictional characters. What are fictional characters? Fictional characters मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो कि सिर्फ और सिर्फ किताबों में हो, ऐसे कैरेक्टर्स जो रियलिटी में नहीं होते, उनका कॉन्सेप्ट ही किताबों से बना हो। जैसे देखो, मैं आपको कहती हूँ कि हैरी एंड पॉटर, अगर मैं बोलूँ तो क्या हैरी एंड पॉटर क्या रियलिटी का कोई कैरेक्टर है? क्या नहीं, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है? फिक्शनल कैरेक्टर है। और ये जो फिक्शनल कैरेक्टर है हैरी पॉटर, इस पर तो खैर मूवी बन गई है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जिनको देखकर मतलब लाइवली फीलिंग आती है, तो वो फेमस हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो आप देख रहे हो शर्लॉक होम्स, जिस फिक्शनल कैरेक्टर की हम बात करने जा रहे हैं। अब हमें उस बुक का नाम बताना है जिस बुक में ये कैरेक्टर अपीयर हुआ है। ठीक है, पहले तुम लोग ये जानो कि शर्लॉक होम्स है कौन। शर्लॉक होम्स एक डिटेक्टिव है, जो बुक की जो शर्लॉक होम्स के राइटर थे, उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने शर्लॉक होम्स नाम का एक व्यक्ति क्रिएट किया, जो क्या करता है? खोज करता है। क्या करता है? वो एक डिटेक्टिव है, प्राइवेट डिटेक्टिव है। जैसे आप लोगों ने इंडिया में सुना होगा व्योमकेश बख्शी, है ना? व्योमकेश बख्शी जो आपने सुना होगा, बस उसी तरीके से आपका शर्लॉक होम्स भी है। ठीक है, लेकिन शर्लॉक होम्स इंडियन नहीं है और व्योमकेश बख्शी इंडियन है। तो अब बताओ शर्लॉक होम्स किस में लिखा गया है? क्या है लिटरेरी वर्क का नाम? द हाउंड ऑफ बास्करवाइल्स। इसका नाम है द हाउंड ऑफ बास्करवाइल्स। ओके, नेक्स्ट आपका है पीटर पैन। पीटर पैन के बारे में कोई जानता है? पीटर पैन कौन सा है कैरेक्टर है? पीटर पैन भी एक कैरेक्टर है बच्चों, मुझे इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। हाँ, तो बताओ बेटा। अच्छा, वो पीटर पैन ऐसा तो नहीं है देखने में? ऐसा उसका मुंह है और उसके कान ऐसे छोटे से हैं। हाँ, मैं समझ गई तुम किस पीटर पैन की बात कर रही हो। पीटर पैन बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, उसकी एक कहानी है। वो मोटा सा, मतलब थोड़ा फ्लफी टाइप जानवर टाइप का दिखता है, लेकिन है वो, मतलब उसके कान जो है वो मतलब एनिमल्स जैसे हैं, मतलब नॉर्मल ईयर्स नहीं है उसके पास, थोड़े जानवर टाइप के हैं। तो एक तरीके का कॉमिक कैरेक्टर है वो। ठीक है, तो ये बुक ये किस में आया था बच्चों? इसका नाम क्या है? The Little White Bird. Yes, ma'am, the Little White Bird. The Little White Bird. Okay, so the name is the Little White Bird. तुम में से किसी ने ये मूवी देखी है पीटर पैन वाली? उसमें है, आप लोग के जियो सिनेमा में है ये मूवी। मैंने आज तक नहीं देखी, मुझे एनिमेटेड मूवीज कुछ खास पसंद नहीं है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग के लिए अच्छी मूवी है। उसमें काफ़ी अच्छा फिलॉसफी भी दिखाया है। एज अ लिटरेचर पार्ट इट इज़ अ वेरी ग्रेट बुक आई थिंक। सो यू कैन एंजॉय द मूवी इन जियो सिनेमा इफ यू हैव। ओके, सो नेक्स्ट वन सेंटियागो। सेंटियागो भी एक कैरेक्टर है बच्चों, किस बुक में है? कौन बताएगा? मैम इसका आंसर है मैम सेंटियागो का ना, इसमें ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी, इसकी कहानी मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मूवी मैंने बहुत साल पहले देखी थी। ओल्ड मैन एंड द सी करके मैंने ये मूवी बहुत पहले देखी थी। अब मुझे याद भी नहीं है इस मूवी के बारे में, बहुत पहले मैंने देखा था। ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जिस हाँ बता बेटा। हैरी पॉटर की। अच्छा, तो मैम ये था कि मैम उसमें मैम सारे कैरेक्टर हम उसी की जैसे थे मैम, एकदम मैम सेम एक्टिंग वाले। हाँ, बिल्कुल सही कहा बच्चा। नेक्स्ट है आपका स्कारलेट ओहारा। ये कैरेक्टर किस बुक में आया है बच्चों? मैम गॉन विद द वाइंड।
Gone with the wind. Gone with the wind. नेक्स्ट है आपका फॉल स्टॉप. फॉल स्टॉप ये किस बुक में आया है बच्चों? मैम हेनरी फोर्ड. हेनरी फोर्ड. हेनरी फोर्ड जानते हो किसने लिखी है? मैम अभी नहीं पढ़ा मैंने. विलियम शेक्सपियर ने लिखी है. आगे देखो, हकलबेरी फिन, ये तो जानते होगे तुम लोग किसने लिखी है? मार्क ट्वेन ने लिखी है. ठीक है, और इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है टॉम सॉयर. याद है? तो टॉम द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर लिखने के बाद उन्होंने द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन लिखी थी. टॉम सॉयर की कहानी तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी. एक नंबर का दुष्ट बच्चा था हकल ये, और उसकी कहा जब उसका एक फ्रेंड था हकलबेरी, हकल नाम था उसका, हकलबेरी, तो उसको प्यार से वो हक हक करके बुलाता था. तो उस ये जो बुक है ये बच्चों इतनी फेमस बुक हुई चिल्ड्रंस के लिए. मतलब एक्चुअली इस कहानी में जो टॉम सॉयर रहता है वो एक ऑर्फन रहता है. उसकी एक दादी रहती है, वो अपनी दादी के साथ रहता है और बाद में वो अपने दादी का घर छोड़कर भाग जाता है. उसके बाद उसकी मुलाकात हक से होती है और हक और टॉम सॉयर दोनों मित्र बन जाते हैं. तो इन्होंने एक पुस्तक टॉम सॉयर पे लिखी थी. उसके बाद दूसरी पुस्तक उन्होंने एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, मतलब हक के ऊपर उन्होंने उसके मित्र के ऊपर एक पूरी कहानी लिखी थी. बाद में जो तीसरी पुस्तक इनकी आई थी, जो कि वो आधा लिखते लिखते, तुम लोगों को पता, तुम लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी कि हकलबेरी फिन नाम की पुस्तक लिखने में 8 साल लग गए मार्क ट्वेन को. ठीक है, आगे है आपका स्नोबॉल. स्नोबॉल किसका कैरेक्टर है बच्चों? किस बुक का कैरेक्टर है? एनिमल फॉर्म. एनिमल फॉर्म बुक के बारे में जानते हो क्या तुम लोग? नहीं जानते होगे, मैं तुम लोग को बता दे रही हूँ. एनिमल फॉर्म जो है ये एक ऐसी बुक है जिसको जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था. और जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फॉर्म नाम की पुस्तक पूरी तरीके से रशियन रेवोल्यूशन को टारगेट करते हुए लिखी थी. रशियन रेवोल्यूशन जो थी वो बच्चों को एक सोसाइटी के एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर चालू हुई थी, लेकिन उस मुद्दे को पूरी तरीके से निरर्थक बना दिया. किन लोगों ने? उन्हीं लोगों को जो लोग रशिया पर राज कर रहे थे, उन लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन का मजाक बनाकर रख दिया. इस बुक की एक बहुत ही फेमस लाइन है बच्चों, मैं तो आप लोगों को बता दूं कि all people are equal. All people are equal, but some are more equal than others. ये उस बुक की इतनी फेमस लाइन है. इस बुक जब भी अगर आपसे कोई ये लाइन बोले तो आप समझ जाइएगा कि ये एनिमल फार्म नाम की पुस्तक की वो है. एनिमल फार्म जो थी, इसके जो राइटर थे जॉर्ज ऑरवेल, उन्होंने अपनी 52 वर्ष की अवस्था में इस बुक को लिखा था. और पता है ये बुक छपने ही नहीं दी गई. इसको अमेरिका और इंग्लैंड ने कई सालों तक नहीं छापा और इसकी जो पुस्तकें छपी भी उनको जला दिया गया. उसके बाद कई साल बाद जब रशियन रेवोल्यूशन हुई, उस रशियन रेवोल्यूशन के कई सालों बाद जब कोल्ड वॉर समाप्त होने की स्थिति आ गई, तब जाकर ये पुस्तक पब्लिश हुई. और इसकी इतनी बिक्री हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो बहुत बूढ़े हो चुके थे. मैंने बताया ना कि 52 वर्ष की अवस्था में जाकर उन्हें इस बुक का फेम मिला, जबकि इन्होंने ये पुस्तक बहुत पहले ही लिख ली थी. अमेरिका और इंग्लैंड जो थे वो रशिया से डरते थे उस वक्त. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की घटना है ये, जब उनकी पुस्तक पब्लिश हुई थी. तो अमेरिका और इंग्लैंड ने डेयर करते हुए इस बुक को छापा था रशियंस का मजाक उड़ाने के लिए. लेकिन ये बुक जो थी वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, जो सच में लोगों को इक्वालिटी का रियल अर्थ बताती है कि व्हाट इज इक्वालिटी इन द रियल फॉर्म. इक्वालिटी होती क्या चीज़ है, इस बुक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है. ये पूरी कहानी पिग्स पर, एज जानते हो गधा, बकरियों पर, मुर्गियों पर, इन पर मिलाकर बनाई गई है. लेकिन पूरी कहानी जो है वो आपको टॉलस्टॉय और आपके स्टालिन इन पर बेस्ड है पूरी कहानी. ठीक है, अगर आप उस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलेगा. मैंने तो पढ़ी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. सो नेक्स्ट इज द आर्टफुल डॉजर.
आर्टफुल डॉजर, डॉजर मतलब जानते हो क्या होता है, जो किसी से बचता हो, एस्केपर एक तरीके से। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा स्किलफुल है क्या करने में, डॉज करने में। तो कहानी मुझे नहीं पता है इसकी, लेकिन वो लिटरेरी किस लिटरेरी वर्क का है ये पार्ट बच्चों? मैम ऑलिवर ट्विस्ट। ओहो, ऑलिवर ट्विस्ट। ऑलिवर ट्विस्ट आप लोगों ने पढ़ी है। मैं इस बुक के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रही हूँ, ठीक है। बेन जॉनसन ने ये बुक लिखी थी ऑलिवर ट्विस्ट। उन्होंने इस पुस्तक को, इसमें जो कैरेक्टर ऑलिवर ट्विस्ट है यही इसका मेन कैरेक्टर भी है। ऑलिवर ट्विस्ट एक अनाथ रहता है, उसको वो किसी फॉर्म में काम करता रहता है, उसको इतना मारा पीटा जाता है कि वो एक दिन अनाथालय छोड़कर एक अनाथालय छोड़कर भाग जाता है और उसे एक कॉफिन बनाने वाले के यहाँ रख दिया जाता है। फिर कुछ दिनों तक वो कॉफिन बनाने वाले यहाँ काम करता है, उसे बहुत ही गंदा भोजन बासी ब्रेड दिया जाता है, जिससे वो तंग आकर वो वहाँ से भी भाग जाता है और भागते भागते ट्रेन की ट्रैक पर पहुँचता है और दूसरे इलाके में पहुँच जाता है। फिर इसके जीवन की जो घटनाएं रहती हैं वो वापस से उगलने लगती हैं और लास्ट में इसको पता चलता है कि ये बहुत बड़े अमीर खानदान का लड़का रहता है। लोग इससे इसकी रहस्य छुपाते रहते हैं। कहानी बहुत अच्छी है बच्चों ओलिवर ट्विस्ट की। और ओलिवर ट्विस्ट, इसका नाम ट्विस्ट इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो शरीर था, जो इसका बॉडी था, ये क्या करता था, इसका शरीर एकदम पतला, इतना सिकुड़ चुका था, इतना कमजोर हो चुका था कि ऐसा लगता था जैसे किसी की बॉडी को ट्विस्ट कर दिया गया हो। इसीलिए इसका नाम ओलिवर ट्विस्ट रखा गया है। ओलिवर इसका नाम रहता है, ट्विस्ट इसको उपाधि दिए रहते हैं अनाथालय में लोग, ठीक है। इसलिए आर्टफुल डॉजर इसका नाम इसलिए लिखा गया है। एक आर्टफुल डॉजर रहता है जो इसमें गुंडे का काम करता है और वही गुंडा इसका पिता रहता है, असली वाला, ठीक है। तो ये कहानी तुम लोग पढ़ोगे तुम लोग को पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका एलिस। एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, ये इसकी कहानी है। ये बुक शायद अवेलेबल है आप लोग के अमेज़न किंडल पर, यह बुक अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। मैंने तो नहीं पढ़ी है क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों वाली किताब है, तो इसलिए मुझे थोड़ा इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट कम रहता है, लेकिन आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। एलिस जो एक लड़की रहती है, राजकुमारी रहती है, तो वो कुछ एडवेंचरस काम करती है, वही एडवेंचर्स पर पूरी कहानी बेस्ड है। नेक्स्ट है आपका बेकी शार्प। बेकी शार्प ये कहाँ है, ये किस में से है बच्चों? वैनिटी फेयर है क्या? मैंने ये किताब नहीं पढ़ी बच्चों, आप लोग चाहो तो खुद पढ़ सकते हो। आई डोंट नो अबाउट लॉट ऑफ अबाउट दिस चैप्टर, अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूनिक लिटरेरी फॉर्म्स। लिटरेरी फॉर्म्स, अब हम लिटरेचर के बारे में बात करने जा रहे हैं। लिटरेरी फॉर्म्स होता क्या चीज़ है? जैसे देखो बच्चों, लिटरेचर में बहुत सारे जॉनरास होते हैं। जॉनरास मतलब जो, जैसे आप लोग प्रोज होता है, पोइट्री होता है, ड्रामा होता है, प्ले होता है, सचार होता है, तो बहुत सारे ऐसे लिटरेरी टर्म्स होते हैं। तो अब हम कुछ ऐसे ही लिटरेरी जॉनरास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आपके बुक में दिया है डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेरी स्टाइल्स और राइटिंग आर कॉल्ड जॉनरास। कुछ लोग इसको जीनर पढ़ते हैं बच्चों, जीनर, कुछ लोग जॉनरा पढ़ते हैं, जॉनरास और फॉर्म्स। सो अदर देन ड्रामा, पोएट्री, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, देयर आर सम सब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। ऐसे ही कुछ लिटरेचर के अन्य फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। यूज द क्लूज टू नेम देम कैरेक्टर लिटरेरी फॉर्म। सो स्टाइल ऑफ राइटिंग कैरेक्टराइज्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ फेयर, हॉरर, डेथ एंड ग्लोरीज विद रोमांटिक एलिमेंट्स लाइक नेचर, इंडिविजुअलिटी एंड इंटेंस फेयर और सस्पेंस। ऐसी राइटिंग्स को हम क्या बोलते हैं? गोथिक लिटरेचर। गोथिक लिटरेचर, आप लोगों को पता है बच्चों गोथिक लिटरेचर के कोई एग्जाम्पल आप लोग बता सकते हो क्या? नहीं बता पाओगे अभी, आप लोग छोटे बच्चे हो। ये बहुत जब बड़े हो जाओगे आप लोग ना, तब इन लिटरेचर इन फॉर्म्स के बारे में जानोगे। जैसे आप लोग को जो जितनी भी मूवीज बनती है ना, आप लोग की हॉरर मूवीज है ना, जितनी भी मूवीज हॉरर मूवीज बनती हैं और उनमें थोड़ा सा मतलब, जैसे आप लोग ये देखे होंगे, क्या नाम है ये जो मूवी नहीं है जिसमें गुड़िया रहती है, वो विदेशियों की एक मूवी नहीं है जिसमें गुड़िया रहती है बहुत डरावनी सी? हाँ, एनाबेल। एनाबेला कौन बोल रहा है भाई इसको? अरे भाई एनाबेल है वो, ठीक है। एनाबेला मत बोलना अगली बार। स्पेलिंग क्या है उसकी? ऐसे है ना, एन, ये इसको एनाबेल बोलते हैं, ठीक है, एनाबेल। सो एनाबेल जो कहानी है, ये एक तरीके से समझ सकते हो, ये एक गोथिक लिटरेचर
का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिटरेरी स्टाइल दैट ग्लैमराइजेस द क्रिमिनल वर्ल्ड। एक ऐसी लिटरेरी स्टाइल जिसमें क्रिमिनल्स को बहुत ही ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने रावण मूवी देखी होगी। रावण मूवी में क्या किया गया है, रावण को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया गया है जीवन से, है ना। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें क्रिमिनल को ज़्यादा मतलब वो किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें हाई फाई दिया। जैसे डॉन मूवी आपने देखी होगी, डॉन मूवी देखी है, डॉन मूवी में देखे होगे उसमें हीरो ही क्या है, क्रिमिनल है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, अच्छा मानते हैं। तो ठीक है, तो ऐसी मूवीज में जिसमें क्रिमिनल वर्ड को ग्लैमराइज किया जाता है, ऐसी लिटरेरी स्टाइल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? गैंगस्टर चिक। इसको क्या बोलते हैं हम? गैंगस्टर चिक। ओके, नेक्स्ट literary writing that expresses our characters inner thoughts। ऐसी लिटरेरी राइटिंग जो कैरेक्टर के इनर थॉट्स के बारे में बताती है। ऐसी लिटरेरी राइटिंग, तो ऐसी लिटरेरी राइटिंग का क्या नाम है बच्चों? मैम इंटीरियर मोनोलॉग। बिल्कुल, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीरियर मोनोलॉग। मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? सिंगल स्पीकर और नो लिसनर, ठीक है। क्या था? इंटीरियर मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग। अब मैं आप लोगों को मोनोलॉग थोड़ा सा बता दूं। मोनोलॉग क्या होता है? जब कोई आदमी, कोई स्पीकर ड्रामा के मंच पर चढ़कर कोई चीज बोलता रहता है और सिर्फ वो बोलता है, बाकी सब सुनते रहते हैं और कोई दूसरा बोलने वाला नहीं होता, तो ऐसे डायलॉग को हम मोनोलॉग बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोई मूवी देखी होगी, जॉली एलएलबी मूवी देखी है? यस मैम। जॉली एलएलबी में जो लास्ट में जो अक्षय कुमार और अरशद वारसी, फर्स्ट मूवी में जो दोनों लोग हैं ना, तो फर्स्ट में अरशद वारसी है और दूसरे वाले में अक्षय कुमार है, तो दोनों लोग जो कहाँ पर थे, हाँ, तो जो दोनों लोग जो लास्ट में उन लोग का जो कंक्लूडिंग वो रहता है, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट रहता है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा जिसमें वो कहता है कि कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, ये जो बोलता नहीं है, वो जो मोनोलॉग है उसका, ऐसी को हम लोग बोलते हैं मोनोलॉग। लेकिन वो तो मुंह से बोल रहा है ना, तो ऐसे को तो हम मोनोलॉग कह देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मन ही मन में पूरी मूवी, अगर पूरी मूवी में आप ये देख रहे हो कोई ऐसी मूवी जिसमें कोई भी आदमी स्पीकर नहीं है, हीरो बस अपने मन में जो चीजें सोच रहा है वही केवल कहानी के रूप में परिणत होकर आ रहा है, तो ऐसी मूवीज में इंटीरियर मोनोलॉग बोला जाता है। और ऐसी लिटरेरी राइटिंग्स को हम इंटीरियर मोनोलॉग बोलते हैं, जिसमें हीरो जो भी चीजें कर रहा है उनको वो सोच कर रहा है, मतलब वो खुद से मुंह से कुछ भी नहीं बोलता, सब कुछ उसके मन से निकल रहा होता है। तो ऐसी लिटरेरी आइटम को हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर मोनोलॉग। नेक्स्ट है आपका लिटरेरी स्टाइल ऑफ कॉमेडी विच मेक्स लाइट ऑफ सब्जेक्ट मैटर दैट इज जनरली टैबू। टैबू मतलब होता है जो भद्दा हो, देखने में थोड़ा सा गंदा लगे तो उसे हम बोलते हैं टैबू, या फिर जो इलीगल हो उसे भी हम लोग टैबू बोलते हैं। समाज पे जो दाग हो उसे बोलते हैं हम टैबू। तो एक ऐसा कॉमेडी स्टाइल जिसका सब्जेक्ट मैटर तो लाइट होता ही है, लेकिन जनरली उसे बहुत भद्दा माना जाता है। जैसे कि मानो आप कोई मूवी देख रहे हो और अचानक से कोई कॉमेडियन ऐसी कॉमेडी कर दे जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर नहीं सुन सकते, तो उसे उस तरीके की कॉमेडी को हम टैबू कॉमेडी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी बहुत सारी ऐसी मूवीज होती है जिनमें इस तरीके की कॉमेडीज हो जाती हैं जो सबके लिए सुनने लायक नहीं होती, तो ऐसी कॉमेडी को हम लोग जनरली टैबू कॉमेडी बोलते हैं। और ऐसी चीज के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्लैक कॉमेडी। इसका आंसर ब्लैक कॉमेडी है ना? यस मैम। बिल्कुल। नेक्स्ट है लिटरेरी जॉनरा ऑफ कॉमेडी दैट डिराइव्स ह्यूमर फ्रॉम द सोशल ऑकवर्डनेस। सोशल ऑकवर्डनेस क्या होती है? ऑकवर्ड मतलब होता है अजीब, अब ऑकवर्डनेस मतलब क्या हो गया? स्ट्रेंजफुल। तो सोशल स्ट्रेंजफुल, सोसाइटी में जो कुछ चीजें स्ट्रेंजफुल होती हैं या जनरल या अनकॉमन होती हैं,
क्या बोलेंगे हम? क्रिंज कॉमेडी। अब मैं थोड़ा सा क्रिंज कॉमेडी का उदाहरण आप लोगों को बता देती हूँ। एकदम तरोताजा उदाहरण है आपका टिकटॉक। टिकटॉक में आप लोग देखते हो कैसा कैसा क्रिंज कंटेंट बनाते हैं लोग। अजीब तरीके के लड़के लड़कियों का कपड़ा पहनकर डांस कर रहे हैं। ये भी एक तरीके की क्रिंज कॉमेडी है बच्चों, ठीक है। मैं इसे बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि टिकटॉक पे इस तरीके की चीजें होती है जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन लोगों को हंसी आती है उस चीज पर। तो ऐसी कॉमेडीज को हम क्रिंज कॉमेडी बोलते हैं। लिखा है ना सोशल ऑकवर्डनेस, मतलब सोसाइटी के लिए इट इज टोटली ऑकवर्ड, बट because of that it gives you a little feel, a little emotion of laughter. That's why it is called cringe comedy. Okay, next one, a play written specifically to read by a reader or to be read aloud in a small group but not to be performed on stage. एक ऐसा प्ले जो कि रीडर्स के लिए लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि उसे ड्रामा उसको मतलब यहाँ पर किया जाए, ऐसा नहीं होता वो ड्रामा कि उसे परफॉर्म किया जाए और उसे जोर जोर से पढ़ करके अपने दोस्तों में सुनाया जा सके। ऐसे प्ले को हम क्या बोलते हैं? क्लोजेड ड्रामा। बिल्कुल, क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, क्लोजेड ड्रामा हिंदी में इसको एकांकी भी कहते हैं बच्चों। अब एकांकी क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि एकांकी में कोई व्यक्ति, हिंदी में तुम लोगों ने एकांकी पढ़ा होगा ना? पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा है? मैं बता दे रही हूँ थोड़ा सा क्लोजेड ड्रामा के बारे में। क्लोजेड ड्रामा एक ऐसा पार्ट है जैसे कि ड्रामा कोई व्यक्ति कर रहा हो और उसमें कहानी जो है वो जो मतलब जो बुक है आप पढ़ रहे हो उसमें कहानी चलती जा रही है, लेकिन उसमें वो कहानी ऐसी होती है कि उसमें दो स्पीकर्स होते हैं, कहानी भी होती है, लेकिन वो ऐसा होता है कि उसका कोई सीन नहीं होता, उसका कोई एक्ट नहीं होता, बस केवल दो लोग आपस में चर्चा कर रहे होते हैं और वो चर्चा में ही पूरा क्लोजेड ड्रामा फिनिश हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम क्लोजेड ड्रामा। Okay, so something amazing fact is also given. None of the three famous tales of the Arabian Nights actually comes from the Arabian Night. The stories of Aladdin, Ali Baba and 40 Thieves and the 7 voyages of Sinbad the Sailor were all later additions to the original corpus of bona fide Arabian 101 Nights. ठीक है, तो ये कह रहा है कि अरेबियन नाइट्स की जो तीनों टेल्स थी, जिसमें एक आपकी थी स्टोरी ऑफ अलादीन, दूसरी थी अली बाबा 40 चोर और तीसरी थी 7 वॉयजेस ऑफ सिंबाद द सेलर, ये तीनों ही कहानियां जो थी वो अरेबियन नाइट्स का पार्ट नहीं थी, बल्कि ये एक दूसरी बुक्स जिसका नाम था अरेबियन 101 नाइट्स। ठीक है, उसका रियल नाम अरेबियन नाइट्स नहीं है, उसका रियल नाम क्या है? अरेबियन 1001 नाइट्स। और उन्हीं ये जो बड़ी वाली किताब है इसके ये तीनों पार्ट हैं, स्टोरी ऑफ अलादीन, अली बाबा 40 थीव्स और द 7 वॉयजेस ऑफ सिंबाद। ओके, सो द नेक्स्ट वन, इंग्लिश नॉवेल्स रिटन बाय इंडियंस। ऐसे कुछ नॉवेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो इंडियंस ने लिखी हैं। पहला आपको दिया हुआ है वीएस, हम लोग इंग्लिश नॉवेल्स का नाम लेंगे, मैं लूंगी और आप लोग मुझे बताना कि ऑथर्स कौन से हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर लिखने भी हैं हमने, ठीक है। क्रॉनिकल्स ऑफ कॉर्प्स बेयरर, ये किसने लिखी है बच्चों? मैम साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री, पूरा नाम बोलो बेटा, साइरस मिस्त्री। सो आंसर इज 2। सॉरी, एक सेकेंड, ये तो 1 से बोल रहा है, 1 मिनट, हमको लग रहा है भाई इसी साइड से बोलना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले सेकंड का तुम्हारा ए वाला है, ठीक है, हम सेकंड का ए भर दे रहे हैं। सो वीएस नैपॉल ने कौन सी बुक लिखी है? मैम हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। हाँ बच्चों, ये कहानी बहुत अच्छी है, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इस कहानी के बारे में बता दूं। ये एक पूरी नॉवेल एक तरीके से कह सकते हो आप लोग। इसमें मिस्टर विश्वास नाम का एक व्यक्ति रहता है, वो अपने लिए घर ढूंढता रहता है, ठीक है,
और जो मिस्टर विश्वास रहता है, ये कहानी उन दिनों की है जब भारत में ब्रिटिशर्स का राज खत्म हो गया था, मतलब 1947 टू 1950। ये एक ऐसा काल था हमारे भारत में जिस वक्त हमारे देश में जो मेन इम्पोर्टेंट एरिया था, मतलब कह सकते हो आप कि जो मेन सिटीज थी या मेट्रो सिटीज थी, उनमें ज्यादातर अंग्रेज भरे हुए थे और इंडियंस वहां पर बहुत कम थे, ठीक है। लेकिन जो अंग्रेज थे वो इतनी जल्दी तो जाएंगे नहीं, अपना बोरिया बिस्तर तो बांधेंगे नहीं, लेकिन जो लोग रुके हुए थे वो इंडियंस के साथ ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो अब भी हम पर राज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर विश्वास अपने लिए घर ढूंढते रहते हैं, लेकिन मिस्टर विश्वास जो रहते हैं उनकी मदर विदेशी रहती है, लेकिन उनके पिताजी इंडियन रहते हैं और उनके पिताजी और माताजी दोनों मर गए होते हैं, ठीक है। तो जो अंग्रेज हैं, चूंकि उनकी मदर वो विदेशी रहती है, ब्रिटिशर्स आती हैं, तो ब्रिटिशर्स भी उनको स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं और इंडियंस भी उनको स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी मदर जो थी वो एक ब्रिटिशर थी। तो ये कहानी मिस्टर विश्वास की है, बहुत ही बेहतरीन कहानी। अगर आप लोग बड़े हो जाओगे, जब MA BA में जाओगे, तब आप लोगों को ये कहानी पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। सो द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ मिस्टर विश्वास, ठीक है। आगे चलते हैं। आंसर इज फर्स्ट फॉर B। नेक्स्ट इज R.K. नारायण। R.K. नारायण ने कौन सी बुक लिखी है? वेटिंग फॉर द महात्मा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कहानी किस पर बेस्ड है, महात्मा गांधी पर, ठीक है। R.K. नारायण ने एक गांव के बारे में एक कहानी लिखी है जिसमें मतलब छुआछूत और अनटचेबल्स को लेकर एक बहुत बुरी भावना चल रही है और हमारा जो देश है वो अभी लड़ रहा है। किन लोगों से लड़ रहा है? इंडिपेंडेंस के लिए भी युद्ध कर रहा है, दूसरी तरफ समाज में फैली हुई कुरीतियों से भी लड़ रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए वो कह रहा है कि वेटिंग फॉर द महात्मा, तो एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो महात्मा गांधी की तरह कार्य करे, ठीक है। इसी पर इन्होंने बेस्ड एक कहानी लिखी है। तो R.K. नारायण की ये बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज किरण देसाई। किरण देसाई ने कौन सी किताब लिखी है बच्चों? किसी को नहीं पता? बुक में आंसर देख के भी नहीं बता पा रहे हो तुम लोग? हाँ, ये इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब बच्चों इतनी ज्यादा फेमस हुई थी। ये पूरी तरीके से फेमिनिज्म पे बेस्ड है बच्चों, मतलब नारीवाद, नारियों के प्रति जो समाज में प्रोमिनेंट बिहेवियर है उस चीज को लेकर ये बहुत ही बेहतरीन लिखा हुआ है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, हानि की विरासत, मतलब महिलाओं, उनके हिसाब से, मतलब उन्होंने जो किताब में लिखा है उनके हिसाब से महिलाओं को क्या किया गया है? हमेशा हानि में रखा गया है। इनहेरिटेंस मतलब उन्हें विरासत में मिला है क्या? हानि उनको विरासत में मिली है। किनको? महिलाओं को। ये इसी पर बेस्ड ये कहानी है और बहुत ही बेहतरीन कहानी है बच्चों। इन्होंने अपने जीवन में जो झेला है उसी पर इन्होंने पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है आपका सलमान रुश्दी। तुम लोग तो जानते हो ही इज द ग्रेटेस्ट राइटर। बॉम्बे राइटिंग्स का इन्होंने आविष्कार किया था, आविष्कार कह सकते हो, फाउंडर कह सकते हो आप सलमान रुश्दी के बारे में। और सलमान रुश्दी एक तरीके से बच्चों कह सकते हो आप लोग कि वो एक कंट्रोवर्शियल राइटर भी रह चुके हैं, क्योंकि उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था सैटनिक वर्सेस, शैतानी आयतें। तो सैटनिक वर्सेस नाम की पुस्तक ने पूरे इस्लाम जगत में हाहाकार मचा दिया था। इस्लाम जगत में उन्होंने कुरान की कुछ आयतों पर बहुत भयंकर टीका टिप्पणी करी है। उनका ये मानना था कि जो कुरान में बच्चों कुछ एक आयत है जिसका नाम कुरान में एक आयत है जो शैतान पर लिखी गई है, ठीक है। तो जो कुरान में शैतान पर लिखी गई आयत है उस पर उन्होंने एक किताब लिखी थी, जिस किताब में उसने इस्लाम का बहुत ही भद्दा रूप दिखाया था। इस पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई हुई और उन लोगों को
उनको देश से निकाल भी दिया गया था। फाइनली वो इंग्लैंड में जाकर बस गए और अब उन्होंने बहुत ही अच्छी बेहतरीन किताबें लिखना चालू कर दिया है, परंतु उस बुक के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब अपमान सहना पड़ा पूरे विश्व में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। इनकी बुक का नाम क्या है बच्चों? शालीमार द क्लाउन। शालीमार द क्लाउन, ठीक है, ये हमारे इंडिया के ही हैं बच्चों। सॉरी, एक मिनट, वेट, हाँ, सी करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट वन, अनीता देसाई। अनीता देसाई ये भी एक फेमिनिस्ट राइटर थी बच्चों। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, नाम बताओ तुम लोग। ओके, द विलेज बाय द सी। बच्चों ये किताब मैंने नहीं पढ़ी है तो इसके बारे में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विक्रम सेठ। विक्रम सेठ की बताओ कौन सी है? टू लाइव्स। ये टू लाइव्स जो बच्चों है ये हस्बैंड वाइफ पर बेस्ड कहानी है और विक्रम सेठ ने लिखी थी। इस पुस्तक के लिए इनमें पद्मश्री का अवार्ड भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चेतन भगत। इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनकी कौन सी पुस्तक है? 5 पॉइंट समवन पे इन्होंने एक मूवी बना रखी है, आप लोग को पता होगा कौन सी है? नहीं पता? काई पोचे देखी है, उसी पर बेस्ड है ये मूवी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी जो है वो पहले नॉवेलिस्ट हैं, इंडियन नॉवेलिस्ट जिन्हें बुकर प्राइज मिला था बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? द नेम शेक। लेकिन इन्हें किसी दूसरी पुस्तक के लिए अवार्ड मिला है बच्चों, नेम शेक के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, 10 किरण नागरकर। किरण नागरकर की बुक का नाम बताओ। गॉड्स लिटिल सोल्जर। गॉड्स लिटिल सोल्जर। ये पुस्तक बच्चों जो है गॉड्स लिटिल सोल्जर जो है ये एनिमल्स पे लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद है 11 अमिताभ घोष। अमिताभ घोष की कौन सी पुस्तक है? द ग्लास पैलेस। ये पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी है इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका अमीश त्रिपाठी। इनकी बुक का नाम है द ओथ ऑफ वायुपुत्रास। द ओथ ऑफ वायुपुत्रास मैंने पढ़ी है। ये कहानी जो है ये पूरी तरीके से माइथोलॉजिकल है। अमीश त्रिपाठी इसीलिए फेमस है बच्चों, इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी हैं वो सभी हिंदू धर्म के से संबंधित जितने भी आपके कह सकते हो आप लोग वेद पुराण में जो भी कैरेक्टर्स हैं उन्हीं पर बेस्ड लिखी हैं। चाहे वो सीता जी पर लिखी हो, चाहे राम जी पर लिखी हो, मतलब जितने भी आपके कैरेक्टर्स आप लोग ने देखे होंगे। सॉरी, ये क्या है? हाँ, तो जितने भी इनकी आप लोग पुस्तक देखोगे वो इसीलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी हैं वो सभी हिंदू संस्कृति के अंतर्गत जितने भी वैदिक संस्कृति वाली जितनी भी कहानियां हैं उन पर बेस्ड इन्होंने कहानी लिखी है। ये वायुपुत्रास की कहानी इन्होंने जो लिखी है ये बहुत ही बढ़िया कहानी, आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you.